हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आज से पहले हमारी इंडियन ज्योग्राफी में 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज 7वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। और उसमें पहले शुरुआत करते हैं हम हिमालय के बारे में। देखिए, जो हमने कल पढ़ा था पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले पढ़ा था कल हमने, सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। इसकी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो 8611 मीटर की है, वो इसी में है। यानी कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, वो इसी में है। जो पीओके का हिस्सा है वो यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो थी ये डिसकंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें यानी कि असतत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये 4 पर्वत श्रेणियां इसी में स्थित हैं। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में 2 दर्रे भी हैं, जिनका मैंने कल जिक्र किया था। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 काराकोरम दर्रा, और नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर, चलो उस दर्रों को हम यहाँ पर बताएंगे। जो ये रहे, नंबर 2 पर है खारदुंगला दर्रा, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो ये हो गई ट्रांस हिमालय के बारे में। इसकी एवरेज हाइट 1000 मीटर है, और मध्य में इसकी चौड़ाई लगभग 225 किलोमीटर है, और किनारों पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। अब इसकी समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई देखी जाए तो वो 3000 मीटर की है। यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय में सबसे पहले आता है दीर्घ हिमालय या मुख्य हिमालय, जिसे कह देते हैं ग्रेट हिमालय। ये हो गया आपका महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय एक कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है, जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। यानी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर और कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश तक। अच्छा, ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? जैसे कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और तुम्हारा जो है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और वो जो है नागालैंड है। नागालैंड के बाद में मणिपुर है, मणिपुर के बाद एक है मिजोरम। इन सब में ये फैला हुआ। कुछ हिस्सा इसका त्रिपुरा में भी आता है और असम में भी आता है। तो ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। पहले नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसकी सबसे पश्चिमी चोटी जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद आती है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ के बाद में है त्रिशूल। अच्छा, ये तीनों चोटियां कहाँ हैं? ये तीनों चोटियां हिमाचल प्रदेश में हैं, HP में। ठीक है, और ये है J&K यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद है इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ हैं? वो मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय यानी कि दीर्घ हिमालय का ही जो मिडिल पॉइंट है, यानी कि जो मध्य का भाग है, उसमें देखो इसकी सबसे ऊंची चोटियां वो कहाँ है? नेपाल में है। पहले तो इनके बारे में लिखो, ये नेपाल में है। नेपाल पहली चोटी है धौलागिरी, ये वाली। उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर मकालू, और फिर उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 8848 या 8850 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद है एक चोटी है सिक्किम में। सिक्किम में क्या नाम है? उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम की जो चोटी है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में है नामचा पर्वत। और इसकी एवरेज हाइट देखी जाए तो इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, और इसकी चौड़ाई एवरेज विड्थ जो है वो है 25 किलोमीटर। ठीक है, और ग्रेनाइट से बना है, ये मैंने आपको बताया था कल। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय में सबसे ऊंची मध्य हिमालय की जो ये श्रेणियां हैं, ये भी कोई सतत नहीं है, ये भी बहुत कम है, फैला हुआ है। देखो ये कहां तक है? सिक्किम तक ही है बस। देखो, पहला है इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है, पहली श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला, वो है पीर पंजाल। फिर उसके बाद है धौलाधार श्रेणी, फिर है नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊं। और धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल, ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ठीक है, नेपाल में इस श्रेणी को जो है नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, और नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, ये सब इसी क्षेत्र में है, इसी में है, यानी इसी हिमालय में स्थित है। और मैंने आपको बताया था जैसा कि मसूरी है, लैंसडाउन है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, और तुम्हारा ये जितनी भी हैं ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय में ही स्थित हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद आता है क्या, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में कोई ऐसा खास नहीं है, जो मैंने आपको कल बताया था वही था। अच्छा, इसकी एवरेज हाइट की बात करें, इसकी एवरेज हाइट है 3700 से 4500 मीटर तक की। अच्छा, कल मैंने वो 3500 से 3700 कर दी थी, मगर वो गलती से हो गया, उसे आप 3700 से 4500 कर लेना, ठीक है। और ये इसकी एवरेज विड्थ जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है, औसत चौड़ाई है। अब मैंने आपको बताया था किसके बारे में, शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक के बारे में कोई खास नहीं है, जो मैंने आपको कल बताया था वही था। अब पूर्वोत्तर के राज्यों में जो हिमालय फैला हुआ है, उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आइए देखिए, पूर्वोत्तर, पहली बात तो पूर्वोत्तर में भारत के 7 राज्य स्थित हैं, 7 राज्य स्थित हैं। अब देखो, उन्हीं में देखो, सबसे पहले है ये वाला हिस्सा जो है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है। और उसके बाद ये नीचे वाला है, ये वाला है नागालैंड का, यहां तक ये है नागालैंड, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नागालैंड के बाद में है मणिपुर, मणिपुर के बाद में है मिजोरम, मिजोरम के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, ये है त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा। और ये वाला हिस्सा है, ये है मेघालय का। और ये बचा कुचा पोर्शन जो है, ये सारा असम का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी सबसे पहली चोटी है कांगटो, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो, कांगटो नाम है इसका, कांगटो, ठीक है, कांगटो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। फिर ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं लगातार हैं, डाफला, मीरी, अबोरो और मिसमी। अच्छा, ये जो पहाड़ियों का नाम पड़ा है, ये यहाँ की जनजातियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है डाफला, यानी डाफला पहाड़ी के क्षेत्र में डाफला जनजाति रहती है, मीरी पहाड़ी के क्षेत्र में मीरी जनजाति, और अबोरो पहाड़ी के क्षेत्र में अबोरो जनजाति, और मिसमी पहाड़ी के क्षेत्र में मिसमी जनजाति। ये चारों पर्वत चोटियां यहाँ की जनजातियों के नाम को भी दर्शाती हैं, ठीक है। उसके बाद है ये नामचा बरवा, ये जो है दीर्घ हिमालय के बारे में है, उसकी सबसे आखिरी चोटी है, यहां तक फैला हुआ है। उसके बाद ये है पटकाई बूम, और ये है सारामती, ठीक है। सारामती पर्वत सबसे ऊंचा है, कहाँ का, नागालैंड का, नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, नागालैंड में एक हिल्स और है, नागा हिल्स, ठीक है। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर में ईसो हिल्स या मणिपुरी हिल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अच्छा, ये एमपी जो है, इसका नाम, इसे मध्य प्रदेश में समझना, इसका मतलब है मणिपुर। अच्छा, तो हमें दिक्कत रहेगी, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद में लुसाई हिल्स और नीला पर्वत, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हैं मिजोरम में, ठीक है। और त्रिपुरा में है बैटलिंग द्वीप, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, बैटलिंग। और अरुणाचल, यहाँ मिजोरम में, मेघालय में इसकी 3 चोटियां हैं। कौन कौन सी हैं, 3 पर्वत श्रेणियां, खासी गारो और जयंतिया। अच्छा, जो खासी गारो जयंतिया हैं, इन्हीं के कारण ये पर्वत श्रेणियां इस तरीके से बनी हुई हैं, या इस तरीके से स्थित हैं कि ये हवाओं को जाने नहीं देती हैं, ये हवा को रोक लेती हैं। और उसी कारण यहाँ से जो है संघनन, जब हवा रुक जाएगी, ऊपर जाने के बाद में हवा ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में मेघों का निर्माण होगा, और मेघों के निर्माण के बाद में वर्षा होगी। तो इसीलिए यहाँ पर मासिनराम और चेरापूंजी दोनों स्थान जो विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो यहीं पर स्थित हैं, यहाँ पर ये जो है, ठीक है। उसके बाद रह गई असम में, असम में जो इसकी चोटियां हैं वो हैं मिकिर और बरेल, ये दोनों चोटियां असम में हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूर्वोत्तर वाली सारी चोटियां। अब बात करते हैं हम हिमालय में स्थित जितने भी दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताई थी आपको, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें 2 दर्रे हैं। कौन कौन से, खारदुंगला और काराकोरम, ठीक है। ये दोनों दर्रे किसमें हो गए, ये दोनों दर्रे हो गए काराकोरम श्रेणी में। उसके बाद में काराकोरम के बाद में आता है लद्दाख, लद्दाख में कोई भी दर्रा नहीं है। उसके बाद है एक, लद्दाख के बाद जास्कर है, जास्कर में 2 दर्रे हैं। 2 दर्रे कौन कौन से हैं, बुर्जिला और जोजिला, ठीक है। ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, एक बात और है, जो बुर्जिला दर्रा है, इससे होकर हम पीओके जा सकते हैं, ठीक है। और जो जोजिला दर्रा है, इससे होकर हम अक्साई चीन जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक पीरपंजाल श्रेणी है, पीरपंजाल श्रेणी में एक दर्रा है, पीरपंजाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद है लद्दाख में है बारालाचा दर्रा, ठीक है। और एक बनिहाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। अच्छा, रोहतांग दर्रा भी, ये रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ पर है, ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और एक है जेलेपला दर्रा, ये भूटान और
नेपाल, यानी इससे होकर हम भूटान और चीन दोनों जगह जा सकते हैं जयरेपला दर्रा से होकर। तो ये हो गए भारत के, यानी कि ये हो गए हिमालय में स्थित दर्रे, ये सारे इस तरीके से इन्हें नोट कर लेना। काफी इस स्लाइड में, यानी कि इस वाले स्लाइड में काफी कुछ दिया है, जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी, और ये 2 चीज एक्स्ट्रा दी हैं, ये दोनों। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हिमालय कंप्लीट। कितनी हो गई? इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ था, दीर्घ हिमालय का निर्माण उससे पहले हुआ था, यानी कि ओलिगोसीन में, इससे पहले ईओसीन में हुआ था तुम्हारा किसका? ट्रांस हिमालय का निर्माण। तो वो मैंने कैसे बताया था कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी कि जब 2 महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जो जैसे कि क्या, हिमालय जो है एक नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं जैसे कि हिमालय से कुछ नदियां निकल रही हैं, तो वो कैसे कैसे मैदानों का निर्माण करती हैं, जैसे कि नदी निकलने के बाद कैसा निर्माण करती है, जो हिमालय से ही जुड़े हुए बात हैं उसे भी यहीं कवर कर लेते हैं। जैसे ये है, मान के चलो ये पर्वत हैं, ठीक है, ये पर्वत हैं, इनसे कोई नदी निकल रही है। ठीक है, मानो यहां से कोई नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है कोई। उसके बाद जब नदी ऊपर से निकलेगी, पहाड़ों से गिरेगी, तो नदी निकलने के साथ साथ चट्टानों को तोड़ती फोड़ती हुई लाएगी, यहां लाके वो चट्टानें इकट्ठी कर देगी। ये हो गई चट्टानें इकट्ठी। ठीक है, ये चट्टानें इकट्ठी हो गई। अच्छा, इन चट्टानों में जो है नदी आकर गुम हो जाती है, जिसे कहते हैं भावर प्रदेश। भावर प्रदेश, ठीक है, यहां आकर नदी गुम हो जाती है। इससे थोड़ी सी आगे चलने पर एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहां की नदी दलदल का रूप धारण कर लेती है, यानी जो नदी है वो दलदल के रूप में मिट्टी इकट्ठी कर देती है और नदी उसके नीचे से निकल जाती है। जैसे ये है, यहां पर नदी ने अपना रूप दलदल के रूप में बना लिया है, यह है एक दलदल। इस क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। उसके बाद नदी फिर आगे बढ़ने पर जैसे यहां से चलेगी, फिर नदी मैदानों में आ जाएगी। ठीक है, मैदानों के में आने के बाद में नदी अपने लास्ट स्टेज पर आकर कुछ बाढ़ एकत्रित करेगी, यानी बाढ़ लाएगी। बाढ़ लाने पर यहां जब नदी बाढ़ लाएगी तो बाढ़ लाने के साथ साथ क्या लाएगी, यानी कि अवसाद लेकर आएगी। अवसाद से निर्मित जो मैदान होंगे उसे कह देंगे हम खादर। ये वाला जो क्षेत्र है ये खादर, यहां नदी खादर का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर नदी आगे चलेगी, आगे चलने के बाद में, ठीक है, इस तरीके से नदी आगे चलेगी और आगे चलकर कहीं भी डेल्टा बना सकती है। ठीक है, डेल्टा बना लेगी। तो ये जो है, अब देखो ये जो क्षेत्र है ये जो है खादर, इसमें भी दो तरह के क्षेत्र होते हैं। पहला, एक तो खादर जो नई अवसाद ला रही है और उससे खादर का निर्माण कर रही है। एक वो मैदान होते हैं जो कि पुराने अवसाद होते हैं, जिसे कहते हैं हम बांगर, यानी कि पुराने अवसाद के मैदान जिन्हें बांगर कहा जाता है। तो यहां पर भी नदी 2 तरह के निर्माण करेगी। ये हो गए पुराने, यानी पुरानी खादर, जहां तक कि नदियों का पानी अब जाता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम? बांगर। ये इस तरीके से। अच्छा, ये खादर जो होती है, ये खादर अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, यानी अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ नदियां नए नए अवसाद लाती रहती हैं जिससे कि मिट्टी उपजाऊ होती है। और ये बांगर जो होते हैं, ये बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये पुराने बाढ़ के मैदान थे।
चलिए अब इसका हम नामांकन कर लेते हैं। देखो पहले ये होगा क्या, यहाँ से नदी निकली, ठीक है, नदी निकलने के बाद में अवसाद लाई, अवसाद लाने के बाद में जैसे नदी ऊपर से नीचे आकर गिरेगी तो यानी जो चट्टान होंगी उन चट्टानों को वहीं छोड़ देगी और पानी चट्टानों के नीचे से निकलेगा, जहां कह देते हैं कि यहाँ नदी गुम हो गई है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम क्या, भांवर क्षेत्र, भांवर क्षेत्र। उसके बाद में जैसे ही नदी आगे बढ़ेगी, नदी आगे बढ़ने के बाद में जब मैदानों में पहुंचेगी तो वहां मिट्टी का ढेर सारा इकट्ठा कर देगी, जिसे दलदल कहते हैं, दलदल, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये चलो आगे बताऊंगा, ये जो है और ये पुराने बाढ़ के मैदान है, इसे कहते हैं हम बांगर। इसके आगे लिख लो पुराने बाढ़ के मैदान। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है नई बाढ़ का मैदान, इसे कहते हैं हम खादर। नए बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। तो नदी इस तरीके से इनका निर्माण करती है। अच्छा एक बात और, ये जो होते हैं भांवर क्षेत्र, यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई भी कृषि नहीं कर सकते हैं, ये कृषि विहीन क्षेत्र होता है। उसके बाद ये दलदल, दलदल क्षेत्र में बस कुछ ही फसलें हैं जो कि हम जिनका उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि धान, धान भी बहुत कम मात्रा में होते हैं इस क्षेत्र में। अच्छा ये खादर जो है, खादर वाला जो क्षेत्र है, ये कृषि के हिसाब से बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर हम किसी भी तरह की फसल का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बाढ़ की समस्या भी ज्यादा होती है। एक सीजन में यहाँ बाढ़ आ जाती है जिससे कि फसलों को नुकसान होता है और फसल खत्म हो जाती है अधिक जल भराव के कारण। उसके बाद है ये बांगर वाला जो क्षेत्र है, ये भी मिट्टी खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, लेकिन कृषि के लिए अच्छी होती है, यहाँ भी उपजाऊ, यहाँ भी कृषि का उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जो हिमालय पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं उनके कारण बनने वाले मैदान। इस तरीके के मैदान बनते हैं, जैसे कि भांवर क्षेत्र है, ठीक है, जहां चट्टानों को तोड़ फोड़ कर ये जो नदियां हैं चट्टानों को घिस कर लाती हैं, जिसे कह देते हैं अपक्षय और अपर्दन। जैसे कि नदी यहाँ से, नदी ने कोई चीज यहाँ घिसी तोड़ी, जैसे कि चट्टानों को घिसा, उसे कहते हैं अपक्षय, और अपक्षय के बाद में तोड़ दिया, तोड़ने को कहते हैं अपक्षय, और उसके बाद में जैसे ही नदियां उन चीजों को बहाकर लाएंगी उसे कहते हैं अपर्दन, और उसे कहते हैं अपर्दन। और अपर्दन के बाद में जैसे नदी उस चट्टानों को लाकर एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, उसको कहते हैं हम क्या, निक्षेपण, यानी कि जो चीज लाकर इकट्ठी कर दी है। पहले नदियों ने यहाँ से चट्टानें तोड़ी, तोड़ने के बाद में उन्हें बहाकर लाई, जब तोड़ी तो उसे कहते हैं अपक्षय, और जैसे ही उसे बहाकर लाई उसे कहते हैं अपर्दन, और जैसे अपर्दन के बाद में नदी ने उन चट्टानों को कहीं लाकर एकत्रित कर दिया तो उसे कहते हैं हम निक्षेपण। ठीक है, ये पॉइंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यूं ही समझ में आ जाता है आसानी से, फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है इसे समझने में। ठीक है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है, ये होते हैं तीनों जो इसके लिए नदियों द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं। ठीक है, अब नदियों से रिलेटेड ये जो कहानी है ये खत्म हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब तक पढ़ा था हमने हिमालय का विभाजन, वो भी कैसे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, कि कौन सी चोटी उत्तर में है कौन सी दक्षिण में। अब बात करते हैं हम अनुदैर्ध्य विभाजन के बारे में। तो अनुदैर्ध्य विभाजन के बारे में बात करते हैं। देखो अनुदैर्ध्य विभाजन में हिमालय को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय। तो देखिए पहला है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, एक है पंजाब हिमालय और दूसरा है कुमाऊं हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो हिस्सा है उसे शामिल किया गया है, यानी कि जो पंजाब हिमालय है उसमें सिंधु नदी से सतलज नदी तक के हिस्से को शामिल किया गया है। उसके बाद है एक कुमाऊं हिमालय जो कि पश्चिमी हिमालय में ही आता है, जो काली नदी व सतलज नदी के बीच का हिस्सा है, काली नदी और सतलज नदी दोनों के बीच का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा ये पंजाब हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, पंजाब तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, लद्दाख भी आता है, वहां तक फैला हुआ है। एक है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय जो है वो नेपाल से लेकर असम तक का जो हिस्सा है वहां तक फैला हुआ है। इसमें पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड भी आता है। ठीक है, और जो पूर्वी हिमालय है इसमें नेपाल, तिब्बत वाला हिस्सा
और तुम्हारा सिक्किम हिमालय और असम हिमालय। असम हिमालय यानी कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड वाला हुआ, और तुम्हारा मणिपुर, मिजोरम, ये सब इसी में स्थित है, किसमें, पूर्वी हिमालय में। और बाकी का सारा प्रोसेस उसी तरीके से है, जो दर्रे हैं वो सारे इस हिमालय में भी स्थित हैं, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, और इसमें भी स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। अच्छा, अब बात करते हैं कि हिमालय का महत्व हमारे लिए क्या है। ठीक है, हिमालय का महत्व। हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व। ठीक है, तो हिमालय का महत्व क्या है, देखो बात करते हैं हिमालय के महत्व की। ये हो गया हमारा भारत, ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, ये गुजरात वाला हो गया। इस तरीके से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और यहाँ से आके तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में है क्या है तुम्हारा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इस तरीके से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, कुछ हिस्सा इधर को हो गया है इसका, कोई नहीं। तो देखिए, हिमालय पर्वत जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ इस वाले हिस्से में आ रहा है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके महत्व की। देखो, हिमालय पर्वत का महत्व क्या है। पहली बात, पहले तो ये हमारी चीन से हमारी रक्षा करता है, यानी उत्तर में विशाल हिमालय है, जिसकी पर्वत श्रृंखलाओं यानी जिसकी चोटियों को चढ़ना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। तो चीन से हमारी रक्षा करता है, पहली बात। दूसरी बात, साइबेरियाई वाले क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, क्योंकि वो हवाएं इन पर्वत चोटियों को पार नहीं कर पाती हैं, ये उन हवाओं के समांतर हो जाता है। जैसे चीन में स्थित कुछ पर्वत हैं, जैसे शान पर्वत हैं, अल्तुनशान, तियनशान, नानशान, ये सारे पर्वत भी उन हवाओं को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पर्वत उन हवाओं के लंबवत हो जाते हैं। लेकिन हिमालय पर्वत जो है उन हवाओं के बिल्कुल समांतर है, तो वहां से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। मान के चलो, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत में ठंडी हवाएं इतना असर करती कि सर्दी के मौसम में यहाँ इतनी ठंड होती कि बहुत ज्यादा। और जो हमारा भारत है, यानी कि भारत के बीचों बीच से होकर जो निकल रही है, क्या कहें उसे, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर निकल रही है, और नीचे मकर रेखा। अच्छा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। लेकिन अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो जो ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया वाले क्षेत्र से, तो वो जो है इसको यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी अपना असर दिखाती सर्दी के मौसम में, और बहुत ठंडा हो जाता भारत। और दूसरी बात, फिर इसके महत्व के बारे में बात करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट लगा रखे हैं भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली बड़ी नदियां सदाबहार होती हैं, जो कि पूरे सीजन, पूरी साल भर, वर्ष वाहनी होती हैं, जो पूरे वर्ष बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने पावर प्लांट लगा रखे हैं, जिससे कि देश के लिए बिजली की आपूर्ति होती है। और उसके बाद में हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार के पेड़ और छोटी छोटी घास पाई जाती हैं, जो कि एक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, जो कि अनेक बीमारियों को दूर करती हैं। जैसे कैंसर के लिए एंटी ड्रग्स के लिए एक पेड़ पाया गया था यहाँ, जो कैंसर के लिए काफी उपयोगी है, यानी कैंसर की दवाई बनाने के लिए उपयोगी है। और उस तरीके से यहाँ की वन संपदा, यहाँ पर अच्छे तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और कुछ फसलें भी ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर, क्या मैंने आपको कल बताया था, केसर की खेती जो इसी क्षेत्र में हो सकती है, जो ठंडे क्षेत्रों में ही होती है केसर की खेती। तो ये हो गया हिमालय का महत्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है।